सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर अगर अभी तक तुमने डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार इस वीडियो के एंड होने के बाद डाउनलोड करना। डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन जो तुमको सैंपल क्वेश्चन पेपर में नजर आएंगे। एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूँ। आने वाली 18 मार्च को जब तुम अपना इकोनॉमिक्स का मेन एग्जाम देने जाओगे, क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो कम दिखाई देंगे, स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा होंगे, एमसीक्यूज भी इतने ट्रिकी होंगे, शायद तुम लोग अपने मार्क्स जहां कटवाओगे वो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जिनको तुमने आज तक कभी आंसर नहीं किया, ना ही कभी प्री बोर्ड में और ना ही कभी यूनिट टेस्ट या फिर नॉर्मल टेस्ट में जो तुम लोगों के स्कूल ने कंडक्ट करवाया होगा। बट चिंता करने की कोई बात नहीं है। जितने भी पॉसिबल वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, पढ़ना कहां से है, नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, किन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, एक एक चीज जो आज तुमको इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स एग्जाम से रिलेटेड। इसलिए कोई भी पार्ट इस वीडियो को तो तुम बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैं इस वीडियो में सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन। तुम लोगों को अगर इंडियन इकोनॉमिक्स वाली वीडियो चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो अभी की अभी, ताकि तुम लोगों से वो नोटिफिकेशन मिस ना हो जैसे ही मैं इस चैनल पे इंडियन इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी अपलोड करूं। वापस बता रहा हूं, वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। अभी तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर रहा हूं, इंडियन इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन मिलेगा तुमको नेक्स्ट वीडियो में, जिसके लिए तुम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। अब शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन तो मैं देना भूल गया। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितिन कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जितिन क्या। टिप नंबर 1, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स को कैसे भूल जाएं। न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, पहले उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं तुम लोगों को टोटल 4 यूनिट्स बता रहा हूँ। पहला हो गया नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बाद एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इन दोनों यूनिट्स को तो अच्छे से तुम रट लो कैसे भी करके। जितने भी फॉर्मूला, जितने भी क्वेश्चन, दोनों चैप्टर्स को न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। शुरुआती कुछ दिन इन दोनों को कवर करने में लगाओ। नेक्स्ट मैं बात करूं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो करेंसी अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट है, उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। न्यूमेरिकल तुमको एक एमसीक्यू देखने को जरूर मिलेगा, एक दो एमसीक्यू हो सकते हैं जो करेंसी अप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन कंसेप्ट से रिलेटेड आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग में ना जो तुम्हारे सेंट्रल बैंक के करेक्टिव मेजर्स होते हैं, जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन में कुछ स्टेप्स लेते हैं सेंट्रल बैंक, वो सारे स्टेप्स रट लेना, ठीक है। उन लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तुम्हारा गवर्नमेंट बजट वाला जो चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट में भी जो फॉर्मूलाज है, फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालते हैं, प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं, इन फॉर्मूलाज को भी प्लीज रट लेना। क्योंकि अगर तुमने सैंपल क्वेश्चन पेपर देखा होगा ना, क्वेश्चंस तो यूं हो जाएंगे, बट अगर फॉर्मूलाज ही तुमको नहीं आएंगे, क्वेश्चंस के आंसर कैसे सोल्व करोगे। कोई भी चैप्टर जो तुम कर रहे हो, एक शीट निकालना। सपोज पहले तुम अगर प्रायोरिटी दे रहे हो नेशनल इनकम वाले चैप्टर पे, शीट निकाली, ऊपर लिखा नेशनल इनकम। इस शीट में जितने भी पॉसिबल फॉर्मूलाज हैं उस चैप्टर में, सारे के सारे नोट डाउन कर लो, ठीक है, ताकि वापस ना यार बुक खोल खोल के देखना ना पड़े। जब भी तुम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, छोटी मोटी कोई ट्रिक आती है या फिर कोई हिंट आती है, तुम इसी शीट पे नोट डाउन करते रहना, ठीक है। तुमको वापस बुक खोल खोल के फॉर्मूला सारे देखने नहीं पड़ेंगे। इन शीट की हेल्प से ना तुम्हारे सामने फॉर्मूला ऑलरेडी सामने रखे होंगे, बस फॉर्मूला देखा, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करी, सिंपल। लेकिन अगर तुम लोगों को फॉर्मूला से याद नहीं हुए, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर में अगर इजी आए हुए हैं न्यूमेरिकल, तो मेन एग्जाम में भी उसी अकॉर्डिंग इजी ही आएंगे, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। टिप नंबर 2, आखिर सिलेबस कंप्लीट कहां से करें भैया, एनसीईआरटी करें या फिर रेफरेंस बुक करें। अगर मैं ये बोलूं दोनों में से कुछ भी मत करो तो सही बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि लास्ट के दिनों में ना वापस से जब हम बुक उठाते हैं, इतनी सारी थ्योरी है, तुम एक एक लाइन पढ़ने जाओगे यार, कवर कभी हो ही नहीं पाएगा। वीडियोस की हेल्प लो। मैंने तुम लोगों के लिए एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करी है, जिसकी लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस एक्सेल शीट को ओपन करना,
तुम लोगों को चैप्टर के नाम के सामने वीडियो की लिंक देखने को मिलेगी, क्लिक करना, जो भी चैप्टर तुम कवर कर रहे हो उन्हीं वीडियोस की हेल्प से करना। और हाँ, नोट्स साथ साथ बनाना। नोट्स कैसे बनाने टिप नंबर 3 में बताऊंगा, बट तुम लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, बुक की लैंग्वेज रटने मत जाना, क्योंकि आखिर के कुछ दिनों में भी अगर तुम लोग वापस बुक पे आए तो सिलेबस तो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। जो हम बात रिवीजन की करते हैं, रिवीजन तुमको सिर्फ वीडियोस की हेल्प से करनी है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक्सेल शीट प्रिपेयर करके तुम लोगों को दे रखी है, उस एक्सेल शीट को डाउनलोड करो और अभी की अभी अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे, या फिर अगर तुम सिलेबस रिवाइज करना चाहते हो तो उन्हीं वीडियोस की हेल्प से करना। काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा और कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टिप नंबर 3, मैंने भी बात करी थी नोट्स से रिलेटेड। अब ये नोट्स बनाते कैसे हैं? देखो, हम नोट्स बनाते इसलिए ताकि हमको बाद में बुक उठा के वापस ना देखना पड़े कि कौन से चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर में किस तरीके से हमें आंसर्स को लिखना है। कम से कम 20-25 पेज का एक चैप्टर होता है, ठीक है। हम नोट्स इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे 3-4 पेज में ही वो पूरा चैप्टर सम अप हो जाए। सपोज नेशनल इनकम की वीडियो देख रहे हो, कोई भी फॉर्मूला आया या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक आया, कोई भी ऐसे की टर्म्स आए, कोई भी ऐसा की वर्ड आया, तुम बुलेट पॉइंट्स में अपने नोट्स बनाया करो और इतना कंसाइज वे में लिखा करो कि जब बाद में ना तुम वापस उन नोट्स को उठाओ तो क्या तुम्हारा माइंड रिकॉल कर पा रहा है उस बुलेट पॉइंट को देख के कि तुमको कंटेंट क्या लिखना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहा तो नोट्स बनाने टाइम उस बुलेट पॉइंट के साथ एक छोटी सी हिंट भी डाल दो। रिविजन की टाइम पे पूरी बुक पढ़ने की जगह इन नोट्स से ही तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प हो जाए। टिप नंबर 4, मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस बार के सैंपल क्वेश्चन पेपर में तुम लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिले होंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का एक एग्जांपल देके समझाता हूं ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स के इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, ठीक है। स्क्रीन पे तुमको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर से उठाया गया ही क्वेश्चन है। मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, फिर 10 सेकंड के बाद देखना क्या तुम लोगों को जो मैं आंसर बताने वाला हूं वो मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द टाइमर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन में लिखा है आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में बेचने वाला है। प्रॉब्लम बतानी है, कंसिक्वेंसेस बतानी है कि इकोनॉमी पे इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिंपल सा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले बता देता हूँ। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने जा रहा है। अब जहां बात गवर्नमेंट की आ जाती है वहां पे आता है ट्रस्ट और रिलायबिलिटी, ठीक है। कमर्शियल बैंक वाले ना अट्रैक्ट होते हैं इन सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए। कमर्शियल बैंक वाले अपना सारा पैसा लेके पहुंच जाएंगे सेंट्रल बैंक के पास और लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे कि हमको चाहिए सिक्योरिटीज दो, सिक्योरिटीज दो। सिक्योरिटी खरीदेंगे कमर्शियल बैंक वाले, बदले में जो जितने अमाउंट की सिक्योरिटीज होगी उतना पैसा सेंट्रल बैंक को दे देंगे, ठीक है। पैसा तो कम हो गया है ना। कोई भी एक आम इंसान, जैसे हम अपनी बात करें, अगर हम जाते हैं कमर्शियल बैंक वालों के पास पैसा लेने के लिए लोन के तौर पे, क्या ये कमर्शियल बैंक दे पाएंगे? खुद सोचो। इनके पास थोड़ा सा भी जो पैसा रखा होगा ना, उनको अपने डेली ऑपरेशन भी परफॉर्म करने होंगे। लोन देने के लिए इनके पास एक्सेस मनी तो है ही नहीं। अब ये हम लोगों को जब लोन नहीं दे पाएंगे तो हमारे पास पैसे रखे ही नहीं है। जब हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम डिमांड क्या करेंगे? और तुमको पता है जब इकोनॉमी में डिमांड नहीं होती तब सामान का प्राइस जो होता है वो बहुत ही कम होता है ना। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस भी ज्यादा जाएंगे। अगर इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है तो प्राइस बिल्कुल भी इन्फ्लेट नहीं करेंगे। यही था आंसर इसका। तुम लोगों को जो मैंने अभी बताया ये थे कंसिक्वेंसेस कि इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में सेल करता है। और प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे? इन्फ्लेशन की सिचुएशन की वजह से आरबीआई को अपनी वो सिक्योरिटीज सेल करनी पड़ी ताकि कमर्शियल बैंक वालों से वो पैसा ले ले और मार्केट में डिमांड क्रिएट ही ना हो पाए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे। ये होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होगा और उसको सिलेबस से रिलेट करके देखना पड़ेगा। एग्जामिनर के सामने तुम बेस्ट क्वालिटी का आंसर लिखो, फिर वो नंबर कहां से काटेगा तुम्हारे। टिप नंबर 5 जो कि है एमसीक्यू से रिलेटेड। देखो, तुम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में 2 टाइप के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। पहला है न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू, दूसरा है डेफिनेशन बेस्ड एमसीक्यू। न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू तुम तभी कर पाओगे जब तुमको न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज अच्छे से याद होंगे। सारे फॉर्मूलाज एक शीट पे अलग से मेंशन करना। स्टार्टिंग के डे सिर्फ न्यूमेरिकल पे ही तुम लोगों को लगाने हैं ताकि तुम्हारा एक पार्ट तो कम से कम स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा, ठीक है। और एमसीक्यू वाले जब न्यूमेरिकल तुम करने बैठोगे, कंजूसी बिल्कुल भी मत करना कि डायरेक्ट आंसर लिख दिया।
सॉल्व करके दिखाना एक एक स्टेप, ताकि एग्जामिनर के सामने एक अलग इंप्रेशन पड़े। इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा जब एग्जामिनर चेक करने आएगा तुम्हारे थ्योरी वाले आंसर्स, ठीक है। कोशिश ये करना एमसीक्यू वाले न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करके दिखाओ, रफ वर्क में नहीं, सेपरेट जो आंसर शीट है वहीं पर तुम करके दिखाओगे, और उसका करेक्ट आंसर जो एमसीक्यू में गिवन होगा वो तुम लोग वहां पे साइड में दिखाओगे कि हाँ भाई ये रहा इसका करेक्ट आंसर, उसको बॉक्स में बना के। बट स्टेप्स दिखाने हैं, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 3 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में स्टेप्स दिखाना इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यू। और दूसरा जो डेफिनेशन बेस्ड एमसीक्यू आएंगे एग्जाम में, एक बात क्लियर कर दो, डेफिनेशन बेस्ड एमसीक्यू तुम तभी कर पाओगे जब तुम लोगों ने चैप्टर्स अच्छे से कर रखे होंगे। इसीलिए जो एक्सेल शीट की मैंने तुम लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, डाउनलोड करो। एनसीईआरटी या फिर रेफरेंस बुक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप से उन वीडियोस की हेल्प से अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दो, ताकि तुम लोगों से डेफिनेशन बेस्ड एमसीक्यू भी आराम से सोल्व हो जाए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको एक वेबसाइट की लिंक मिलेगी जहां से तुम एमसीक्यू फ्री में प्रैक्टिस कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, उस एमसीक्यू वाली लिंक की हेल्प से तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, चाहे डेफिनेशन बेस्ड हो या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। इस वीडियो में जितना बताया है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट, चैप्टर कैसे कवर करने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के दोनों टाइप, जितना डिस्कस करें इनफ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा, जितनी बातें बताई है उनको ध्यान रखना और इंप्लीमेंट जरूर करके देखना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम्हारा अभी भी कोई डाउट है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना मेरे से, मैं कोशिश करूंगा तुमको वहीं पर ही आंसर करने का। और इंडियन इकोनॉमिक्स की वीडियो मैं चैनल पे अपलोड करूंगा आने वाले टाइम में, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि तुम लोगों से वो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। अगर तुम्हारे पास कोई भी डाउट है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मैं वापस बता रहा हूं, कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछना। तुम्हारी कोई भी फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन उसके लिए भी ओपन है, क्योंकि तुम लोगों से वादा किया है, ऐसे कैसे भूल जाऊं। अभी तो बात हम बोर्ड्स की कर रही है, सीयूईटी भी आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफर भी साथ में पार करना है। विश्वास तुमको अपने जितिन भैया पे दिखाना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अगर नहीं किया तो प्लीज कर देना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में क्या है, इस वीडियो के एंड में से इंडियन इकोनॉमिक्स वाली वीडियो को तो वेट कर लेना, क्योंकि दिल्ली दूर नहीं।